अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज रात के रात के 12 बज रहे हैं और हम अपनी ये वीडियो बना रहे हैं और एक नई वीडियो और एक नई लेक्चर के साथ एक पूरी फॉर्म में आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर, कि ओम लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे। भैया, ओम लॉ को डिस्कस करने से पहले ज़रा हम इसका फील लें कि इसके अंदर की कहानी क्या है। तो इससे पहले हमारा लेक्चर हुआ था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर हुआ था। ठीक है भैया। तो अब हमारा लेक्चर होगा ओम लॉ के ऊपर, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर जहाँ से हमने छोड़ा था उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली जो आखिरी इक्वेशन हमारे पास बनी थी उसी इक्वेशन से हम फर्दर आगे कैरी करते हैं और उसी से करते करते हम ओम लॉ तक पहुंच जाएंगे। तो बड़े बढ़िया सा फील आएगा आप लोगों को और उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ आ जाने वाली है। ठीक है भैया। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली इक्वेशन क्या थी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली इक्वेशन थी हमारे पास, वो किसकी इक्वल थी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन आई थी, वी डी इक्वल आई थी ई वी टाउ डिवाइड बाई एम एल के इक्वल थी। यहाँ से हम मैं बताऊँ फिर से एक दफ़ा, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार जान इलेक्ट्रॉन था हमारे पास। ठीक है, चार जान इलेक्ट्रॉन। और वी वोल्टेज था। तो हमने वहाँ पे पोटेंशियल, वी क्या है, पोटेंशियल है बैटरी का। ठीक है। हमने वहाँ पे देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल वहाँ पे लिख लिया था। ठीक है, वही लेक्चर देख लें भैया। आप इस लेक्चर को क्विट नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, इसको बने रहें हमारे से, आगे भी देखें। देखो वैसे ओम लॉ मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाए जाते हैं, हम एक अलग सा फील लेके आए हैं आप लोगों के पास। तो इसी को आपने लाजमी पूरा देखना है। तो इसी को अगर लेक्चर को इस यहाँ से देखोगे ना, आप अच्छे से क्लियर होगा। नहीं अगर आगे करके देखते हो फिर भी आपको समझ आने वाली है ये चीज़। ठीक है। एम क्या है, मगर आगे नहीं करना, सही है, आगे नहीं करना भैया। देखो आगे करोगे तो ये होगा कि अंदर का फील है वो आपका रह जाएगा, लेकिन समझ फिर भी आ जाएगी। ठीक है। एम क्या था, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर थी, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी, लेंथ ऑफ कंडक्टर थी। ठीक है, इंक मुझे लगता है कम हो रही है। ठीक है, इंक डालनी पड़ेगी। और टी डाउट क्या था हमारे पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। इसके ऊपर ज़रा मैं बात करूँगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आता है टकरता है फिर दूसरे कर्नल के साथ, फिर इधर से आगे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह कोलाइड करता था। तो इन एक जगह से लेके दूसरी जगह तक टकराने के बीच का जो टाइम होता है, यहाँ एक दफ़ा टकरा, फिर यहाँ पे दूसरी दफ़ा टकरा, तो इनके बीच में जो टाइम मिलता है तो उसे हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है भैया, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। जल्दी से मैं मार्कर बदलता हूँ ताकि मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करूँ, समझ आ जाए आप लोगों को। ठीक है, मार्कर 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 आ गया भैया, लिखता है या नहीं लिखता है, ठहरे एक मिनट। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। ठीक है। तो अब हम इसी को यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखा रहने दें, बट हम शुरू कहाँ से करेंगे, देखिएगा शुरू कहाँ से करेंगे। अब हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला हमने फाइंड कर लिया था। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी नहीं लिखते हैं, एंड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखते हैं। देखिए करंट आपके पास और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के रिलेशन, मान ले उसी तरह हमारे पास एक कंडक्टर है, मान सकते हैं ना, अभी फर्ज कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब सच्ची का कंडक्टर तो नहीं ला सकते ना, आपके लिए बना ही सकते हैं, बना देते हैं। ये एक कंडक्टर है। अब जो कंडक्टर होता है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात तो पता है आप लोगों को, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और वो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होते हैं, करीब करीब ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻29
10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कोई यूनिट वॉल्यूम है, वहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक। बट हमारा मेन मकसद क्या है, देखिए अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो हम एक यूनिट एरिया मानेंगे अपने लिए, यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे इस कंडक्टर के अंदर, कर सकते हैं ना कंसीडर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया का मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब का एरिया हो, यानी कि 1 मीटर क्यूब मतलब यूनिट एरिया तभी होगा ना, यूनिट वॉल्यूम, सॉरी यूनिट एरिया कह रहा हूँ, यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे कि एक यूनिट वॉल्यूम क्या होगा कि 1 मीटर क्यूब को हम यूनिट वॉल्यूम कहेंगे। मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो 1 मीटर क्यूब हमारे पास ये क्या कहलाएगा, यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं हम, देखें ये हमारे पास कंडक्टर है, तो इसमें हम एक यूनिट वॉल्यूम कैसे कंसीडर करेंगे, ये एक यूनिट वॉल्यूम है। फिर इसी तरह यहाँ पे इन दो एरिया जो हमने कंसीडर किए हैं, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ठीक है, ये एक एंड है, ये हमारे पास ओवरऑल एक यूनिट वॉल्यूम बना रहा है। इस माने इस जगह से लेके इस ए नॉट तक, ए से लेके ए नॉट तक हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम बन रहा है, बनेगा। देखो ये असल में ये कंडक्टर है ना, ये सिर्फ सामने इसी तरह नहीं है, ये ओवरऑल पूरा इस तरह है, ठीक है, ये मार्कर है, इसी तरह पूरा कंडक्टर है। तो ये आपके पास एक यूनिट एरिया यही आएगा सेंटर वाला। तो यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट एरिया लिए, तो अब वॉल्यूम भी बनाएंगे इसका। वॉल्यूम कैसे बनाएंगे देखें, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, मैं बना रहा हूँ वॉल्यूम, आप उसको वो न करें, ठीक है। पहले हम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, एरिया कंसिडर करेंगे, फिर यहाँ पे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे बड़ा मतलब फील्ड के साथ। देखिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, बिल्कुल होंगे, इधर बीच में भी होंगे, ठीक है। इस पूरे एरिया के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन हर जगह होते हैं, इस साइड पे भी होते हैं, हम वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे हमें यूनिट वॉल्यूम चाहिए, यूनिट वॉल्यूम चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अब ये जो है ये आपके पास एरिया दे रहा है, ये चीज़ क्या है दे रहा है, एरिया दे रहा है। एरिया है कि नहीं है, ये है, क्यों नहीं है, देखिए ये एरिया होगा, यहाँ पे ये ऊपर हाइट होगी इस मार्कर की, देखे तो ये देखिए ये हाइट है यहाँ से ऊपर तक, और यहाँ से यहाँ ले लें, ये हाइट होगी ऊपर तक, और इधर से पीछे ले लें, मार्कर से पीछे इस साइड तक। तो इसी तरह यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक ये लेंथ मतलब हाइट है, इस हाइट को ये अंदर की तरफ जो आपके पास पीछे की तरफ जो इसकी साइड की ब्रेथ होगी उसी को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। बट उसके साथ साथ ये एरिया आया आपके पास, ठीक है। अब हम अगर वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम कैसे देखेंगे, वॉल्यूम के लिए अगर इधर से इधर तक भी अगर हमें ये साइड पता चले तब हमारे पास वॉल्यूम भी आ जाएगा, बिल्कुल। अब ये जो कंडक्टर जो हमने लिया है इसकी टोटल लेंथ मान ले L लेंथ है, लेंथ L है। अब इसी कंडक्टर को हम जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो तब तो ट्विस्ट आना है, तब तो ट्विस्ट आएगा ही आएगा, तब तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से एक्सटर्नल फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी। हमने ये बातें की हुई यार, पिछले वाला लेक्चर लाजमी देखें, ठीक है, बढ़िया लेक्चर है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके जो सिलेबस है उसमें हल्की फुल्की कहानी है, बट वहाँ हमने एक बड़े फील के साथ लेके चले हैं उसी पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्जेस है। अब यहाँ इस बैटरी की वजह से यहाँ एक एक्सटर्नल फील्ड बनेगी इस कुछ इस डायरेक्शन में, मैं इसको ज़रा नज़र नहीं आता होगा आप लोगों को, ठीक है। ये एक्सटर्नल फील्ड बन गई है ये बैटरी की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे धड़ाधड़ ऐसे आएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे, बिल्कुल करेंगे भैया। बट अब इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहे हैं इस एरिया से, इस वॉल्यूम में से, ये यूनिट वॉल्यूम है, तो मान ले dt टाइम में, ये टाइम t में, ये इलेक्ट्रॉनों ने टाइम t में यहाँ से यहाँ आए, कुछ टाइम कुछ वक्त गया, टाइम t लगा, ठीक है। अब कुछ टाइम t लगा तो उन्होंने यहाँ पे एक ख़ास टाइम के लिए उनकी वेलोसिटी भी थी इस यूनिट वॉल्यूम में, सब जब जा रहे थे तो तब इनकी क्या भी थी, वेलोसिटी भी थी, ये LJ लिखूँगा, तो वो वेलोसिटी भी थी। यहाँ से जब ये आ रहे थे तो इस यूनिट वॉल्यूम में से जा रहे थे, इनकी वेलोसिटी भी थी। वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जब जा रहे हैं तो होगी, लाजमी बात है। तो ये टाइम t में और वेलोसिटी भी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक अब टाइम t में यहाँ से इस यूनिट वॉल्यूम में से इनकी वेलोसिटी v है, और उन्होंने यूनिट वॉल्यूम में से क्रॉस होने के लिए टाइम उन्होंने टाइम t लिया,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस यूनिट वॉल्यूम में से उन्होंने क्रॉस, इलेक्ट्रॉन्स है, उन्होंने वी वेलोसिटी से क्रॉस हुए और उन्होंने टाइम टी लगाया, तो मतलब उन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर किया। आपने फार्मूला पढ़ा है वेलोसिटी का, यानी कि स्पीड का, वो क्या होता है v इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने कुछ स्पीड से गए और कोई ना कोई टाइम भी ले लिया, टाइम टी ले लिया, तो उनकी कोई डिस्टेंस मतलब कवर कर रहे होंगे ना, तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वी टी इक्वल टू एस, एस इक्वल होगा वी टी। क्या आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है भैया? बिल्कुल आ रही है। एस किसके इक्वल होगा, वी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वी से यहाँ से जा रहे थे उस वक्त ये इन्होंने यहाँ से इस यूनिट वॉल्यूम में से गुजरने के बाद, यूनिट वॉल्यूम में से गुजर रहे थे, यूनिट वॉल्यूम में से गुजर रहे थे, तब उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या किया, कवर किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझो इस चीज़ को। तो उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया वी टी के बराबर डिस्टेंस कवर किया। तो हम लिख सकते हैं एस इजिकल्स टू वी टी, एस इजिकल टू वी टी डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। अब ये आ गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। जो पिछली बात थी उसको ज़्यादा जहन में रखो, मैंने कहा था ये एरिया है, एरिया को आप इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा यूनिट वॉल्यूम आएगा, ये पूरा यूनिट वॉल्यूम आ गया। हमारा असल मकसद ये नहीं है भैया, हमारा असल मकसद है कि इस यूनिट वॉल्यूम में से कितना चार्ज मतलब गुजर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो चार्ज क्यू है, क्यू मतलब टोटल चार्ज है, मान ले खाली क्यू मान ले, कैपिटल क्यू भी मान सकते हैं, क्यू चार्ज है वो टोटल चार्ज है, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। ये एक क्रॉस सेक्शन बन रहा है, ये एक वॉल्यूम बन रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम, ये होंगे, इसी के बराबर होगा। चार्ज जो होगा इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम में से जो पास कर रहे हैं उसी के इक्वल होगा चार्ज। यहाँ से जो जितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, ये वॉल्यूम माने ना, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी में से जितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं वही हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, वही टोटल चार्ज पास कर रहा होगा टाइम टी में। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब नंबर की बात होती है तो उस चीज़ को हम n से रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते, n इक्वल टू हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n मल्टीप्लाई बाई n इक्वल टू, नहीं मतलब n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, n मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज, या इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आप घबराएं ना। देखिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पूरी बात को मैं क्रॉस सेक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी पास कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में से, इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि इस वॉल्यूम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वहाँ पे। और खाली इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम करके भी काम नहीं बनने वाला होता है, तो हम क्या करेंगे, इसी को फिर मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज आना इलेक्ट्रॉन। अब जो चार्ज जो फ्लो करके जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, इसीलिए चार्ज आना इलेक्ट्रॉन करेंगे, मल्टीप्लाई बाई चार्ज आन इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, चार्ज आन इलेक्ट्रॉन, चार्ज आन इलेक्ट्रॉन ई मान देंगे। अब वहाँ पे हम 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम नहीं पुट करना, इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख देंगे। तो हम इसी को लिख सकते हैं Q इक्वल टू, अब यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया होगा, पर यूनिट वॉल्यूम ये आ गया होगा, देखो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये आएगा, तो मैं इसको मैं अलग करके निकालूंगा, फिर वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। देखो एरिया मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम करो तो आपके पास क्या आता है, पर यूनिट वॉल्यूम आता है। एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस किया, एरिया मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करो, एरिया मल्टीप्लाई हाइट करो, कुछ भी करो तो वॉल्यूम आ जाता है। एरिया को किसी लेंथ के साथ, किसी ब्रेथ के साथ, किसी हाइट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। तो एरिया तो ये था, ठीक है, ये एरिया आया था, एरिया मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम क्या करेंगे, वी टी क्या लिखेंगे, वी टी, वी क्या है आपके पास, स्पीड, वेलोसिटी,
ठीक है, यही v आपके पास, या इसको vd भी कह सकते हो। यहाँ जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो होती है। कंडक्टर के अंदर जब हम बैटरी लगाते हैं, फिर जो इलेक्ट्रॉन जो मोशन करके जाते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जाते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है ये चीज़। तो ये vd, या इसको ऐसे लिखें a v dt। v dt के क्या मतलब, vd का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n उसी तरह रहेगा भैया। और आगे क्या होने वाला है, n के साथ इसको मिटा दो यार, इंक नहीं है, इंक है अब पिलाऊँ तो फिर उधर मतलब टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए मैं इस लेक्चर को बीच में अगर पास करना पड़े तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो कि इंक थोड़ा सा पिलानी पड़े, पहले मैंने चेक नहीं की थी इस वजह से। एन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में हमने निकाला है ए वी डी टी, ए वी डी टी, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, ई है, ई लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर टी को, टाइम को मैं क्यू के नीचे ले आऊँ, चार्ज के नीचे जो टोटल चार्ज है इसके नीचे ले आऊँ, क्यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, एन ए वी डी ई, एन ए वी डी ई। तो क्यू डिवाइड बाई टी किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए देखिए, इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ I इक्वल टू, इसको वी डी पे ले आओ, एक याद करने का तरीका है, ई एन ए, आई वी डी ई एन ए। वी डी मतलब वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसको वी पढ़े, खाली वी पढ़े या वी डी पढ़े, एक ही बात है। इसको एक ऐसा भी याद करने का तरीका है, आई इज इक्वल्स टू वी ना, वी ना, वी ई ना, वीना। एक लड़की का नाम समझ लें, लड़की का नाम समझ ले, इस तरह याद कर ले, आई इज इक्वल्स टू वी ना। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, मतलब इनके बीच में रिलेशन हमने बता दिया। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे रखें और इसी को हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल क्विट नहीं करना इस लेक्चर को, मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। ओम लॉ को हम किसी डिफरेंट तरीके से हम सीख रहे हैं पहली मरतबा। किताब में अगर वो चीज़ थी, वो अगर उसको मैं डायरेक्ट कर लेता तो आप मतलब काफ़ी हो जाते, मतलब समझ इससे अच्छा फील आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं ये वो करके, मतलब वहाँ वैसे समझ नहीं आती, तो मैं इसको डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट तरीके से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो भैया इसको मिटा देते हैं जल्दी जल्दी। ये कंडक्टर की भी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वीना की ज़रूरत पड़ेगी, वीना की ज़रूरत पड़ेगी। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, वीना की ज़रूरत पड़ेगी? अभी आपने तो कहा था वीना लड़की है, तो फिर वीना की ज़रूरत पड़े, वीना से क्या करना भाई। वीना मैंने फार्मूला याद करने के लिए कहा था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं समझना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं समझना, मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं समझना, ठीक है। तो क्या होगा, आई इक्वल होगा किसके, वीना के, वीना के। अब वीना वी डी क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये, इसको अगर यहाँ पे पुट कर दें, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी किस में, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की टर्म में थी, ठीक है ये। तो अगर यहाँ पुट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होगी, ई वी, वी पोटेंशियल था, ई वी पोटेंशियल था, ई एन ए डिवाइडेड बाई एम एल लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है एकदम बढ़िया क्लियर, शुक्र है शुक्र है। तो लेक्चर यहाँ से आप बहुत क्विट करने वाले हो यार, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए अगर यहाँ से हम देखें, एम एल को इधर ले आए, एम एल आई लिखें या कैपिटल आई लिखते हैं, इक्वल टू ये ई स्क्वेयर हो जाएगा, वी ई स्क्वेयर एन ए। यहाँ से वी को इस तरफ ले आए, एम एल आई डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर ए, एन ई स्क्वेयर ए। तो ये क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वेयर ए, इधर टाउ भी था यार, टाउ तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे आएगा एन ई, ये इसको इधर करें, यहाँ पे टाउ रिलैक्सेशन टाइम है ना, इसको नहीं लिखोगे तो किसको लिखोगे भैया, तो यहाँ पे टाउ भी आएगा, तो यहाँ पे वी ई एन ए, ई स्क्वेयर के साथ वी के साथ वी भी होगा और साथ में टाउ भी होगा, तो यहाँ पे टाउ नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, v इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर
ए टाउ, एन ई स्क्वेयर ए टाउ के बराबर आएगा। यार मेरे को एनर्जी कम दिखाई दे रही है आप लोगों को, एनर्जेटिक होना चाहिए, ठीक है। बेशक रात हो, ठीक है, रात की खामोशी में अच्छी सी वीडियो बन रही देखिएगा। v किसके इक्वल होगा, v इक्वल हो जाएगा एम एल आई डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर ए टाउ के इक्वल होने वाला है। यही इसके इक्वल होता है। ये क्या है, आई करंट है, देखें v क्या है, पोटेंशियल है। अब ओम लॉ किसके बारे में बता रहा है, मैं ओम लॉ की तरफ जा रहा हूँ, ओम लॉ की तरफ पहुँचने वाले हैं, ओम लॉ के करीब आ गए हम बिल्कुल, ठीक है। तो क्या है, तो एम एल टाउ ये चीज़ें आपके पास फिजिकल कंडीशन होती है, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन। तो अगर हम कहें इस सब को हम फिजिकल कंडीशन कहें या कुछ, ये फिजिकल होती है, फिजिकल कंडीशन या उसकी इंटरनल सारे कुछ, इसी सब को हम मिला के क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस आर लिखते हैं। ये सभी किसके बराबर होते हैं, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर ए टाउ। असल में रेजिस्टेंस इसके इक्वल होती है असल में रेजिस्टेंस ये होती है। रेजिस्टेंस हमारे पास किसी भी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटरनल सब कुछ। तो m क्या है आपके पास, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होता है, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मैं चीज़ क्या बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट। E क्या है, एनर्जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट बिल्कुल, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन के गुजरने के बाद चेंज होगा, कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन पास कर रहे थे, इधर देखा, A भी तो सेम है, A भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, क्या आप बीच में रिलैक्स करते हो, रिलैक्स तो हम नहीं करते, इलेक्ट्रॉन करता है। जब कोलाइड कर रहा होता है एक जगह से, एक एटम से, कंडक्टर के अंदर एक एटम के साथ कोलाइड करने के बाद दूसरे एटम के साथ करता है, तब उनके बीच में उनको थोड़ा वक्फा मिल जाता है, उसी वक्फे में वो क्या करता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, टकरने से बच जाता है, ठीक है। तो उसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हो किसी कंडक्टर में, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, इसीलिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। डेफिनेशन में भी आप, स्टेटमेंट में भी अभी लिखवाऊंगा, उधर लिखेंगे बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखते हैं, अब देखो ओम लॉ में ये चीज़ लिखी हुई स्टेटमेंट में, टेम्परेचर को हम इसीलिए कांस्टेंट रखते हैं कि क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है भैया। तो मतलब ज़्यादा जल्दी ये डिटेक्ट करना होगा, इसकी वजह से आपके पास रेजिस्टेंस जो चीज़ें हैं, हम अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के साथ इस चीज़ को रिलेट करके वहाँ बढ़िया सा और से अच्छे से फील आएगा। ये फार्मूला आपने सीखा ना, आपके आगे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इन सब का अच्छे से फील आने वाला है आप लोगों के पास, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है तभी हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस एनी कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। जो किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के, जब आपके पास क्या हो, रेजिस्टेंस क्या हो, या फिजिकल कंडीशन या जो है या रेजिस्टेंस हो क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, तब आपके पास पोटेंशियल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तब पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। बीच में ये सारी कहानी गायब कर दी हुई है, किताब में भी गायब है, ये है बड़े लेवल की, बट आप लोगों को समझनी चाहिए, फील के लिए समझनी चाहिए, फिज़िक्स को जिसने सीखना है उसके लिए समझना चाहिए, बट सबके लिए होना चाहिए। आगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को समझ ही नहीं आती है। अब अगर ये चीज़ें आप रहते हो, ये लेक्चर आपने देखा है, तो आपको वो चीज़ें बड़ी अच्छी से क्लियर होने वाली है भैया, बड़ी अच्छी से क्लियर होने वाली है, मेरी गारंटी है, ले लें, गारंटी देता हूँ, ठीक है, गारंटी है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कब, जब ये चीज़ें कांस्टेंट होंगी, ठीक है, कांस्टेंट होगी। अब टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाते हैं हम, ये चीज़ें सारी देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे भैया, देख लेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा बट बढ़िया लेक्चर होने वाला है। इस चीज़ों को मिटा दो इनको, मिटा दो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस किसके इक्वल आया, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। रेजिस्टेंस किसके इक्वल आया,
ml डिवाइड बाई ne² a टाउ। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट हम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ ओम ला। अब ओम ला की हेडिंग भी दें यार, अभी दे सकते हो, ओम ला, आखिर में लाया, शुरू में कुछ हमें बेवकूफ़ बना के, सर आपने बेवकूफ़ बनाया हमें, शुरू में आप कुछ और पढ़ा रहे थे, अभी ओम ला की हेडिंग दे रहे हैं। बाहर हमने वीडियो देखी, वीडियो के ऊपर हमने थंबनेल देखा था, उसमें तो ओम ला लिखा हुआ था, अंदर आ रहे हैं अंदर कुछ और है। भैया उसी को फील के लिए हमने वो चीज़ें आपको बताई है। ठीक है, अब क्या होगा, इफ़ ऑल फिजिकल कंडीशन, इफ़ ऑल फिजिकल कंडीशन, देखो इफ़ ऑल फिजिकल कंडीशंस, चाहे जैसे आपके पास टेम्परेचर हो, ठीक है, उसकी लेंथ वगैरह हो, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये अगर केप्ट कांस्टेंट, क्या किया जाए, केप्ट कांस्टेंट, इन सब को क्या रखा जाए, केप्ट कांस्टेंट किया जाए, देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन लिख सकते हैं भैया पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैं खुद से बना रहा हूँ, अगर इन सब को कांस्टेंट रखो, जो गोलदारे वाले को कांस्टेंट रखो, तो पोटेंशियल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर नहीं, अक्रॉस द कंडक्टर बोलो, कंडक्टर कैपेसिटर वाला दौर चला गया, वो पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to, directly proportional to current flowing through a conductor। लिखो यार, कुछ नहीं होता, current flowing through a conductor, through a conductor, कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये स्टेटमेंट की बढ़िया से फील आया होगा, अच्छे से फील आया होगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी है, बट यहाँ से क्विट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हम देखेंगे भैया, देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से देखते हैं। आइए, ये चीज़ें आप मैंने लिखी थी ना, इसको याद रखना। अब देखिए, हम इनके केसेस पढ़ेंगे। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, इक्वलिटी का साइन आता है, ये मिटा दो, ये भी मिटा दो। अब हम केसेस पढ़ेंगे। केसेस क्या है, तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनल था आई के, तो मतलब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास क्या आता है, इक्वलिटी का साइन, और साथ ही साथ कांस्टेंट आता है, और वो जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, आर के। ठीक है, आर के इक्वल होगा, ये इक्वल आएगा और ये आर आएगा और ये आई आएगा। फिर यहाँ से कह सकते हैं आई इक्वल होगा वी डिवाइड बाई आर के, या वी इक्वल होगा आई आर के। तो ये चीज़ें हम लिख रहे होते हैं। आर किसके इक्वल है ये हमने देखा वहाँ पे। ठीक है, ये आर आपके पास कैसे है, इनके लिए केसेस हम देखते हैं। हम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, हम इसके लिए देखेंगे क्या चीज़ भैया, नज़र तो आ रहा है ना भैया, नज़र आ रहा है, मेरी वीडियो लेंथी बन रही है, इसका मतलब ये है कि हम लीनियर रिलेशन देखेंगे बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। क्या है, मैं लीनियर लिख रहा था, लीनियर रिलेशन बिटवीन किन के बीच में, वी पोटेंशियल एंड आई करंट, इनके बीच में लीनियर रिलेशन देखते हैं। आई किस बात का इंतज़ार, देखिए लीनियर रिलेशन, दो ग्राफ देखे होंगे आपने ओम लॉ की बुक में। मैं आप लोग यहाँ से क्विट करने लगोगे, तो इसलिए कहता हूँ कि उन ग्राफ का भी मैं फील दिलाने वाला हूँ। एक ये ऐसे सीधा ग्राफ देखने को मिलता है आपकी बुक में, एक ग्राफ जो है वो कुछ टेढ़ा देखने को मिलता है ऐसा ऊपर से। इन दोनों ग्राफ को हम समझते हैं। ठीक है, दोनों ग्राफ को हम समझेंगे भैया, इसलिए देखिएगा। तो लीनियर रिलेशन, ये लीनियर है, ये आपके पास नॉन लीनियर रिलेशन है। लीनियर के लिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, लीनियर बनेगा। इसके लिए देखते हैं, लीनियर रिलेशन जब होगी तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हम आर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो लीनियर रिलेशन तभी बन सकता है जब आपके पास क्या हो,
पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो करंट के, और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के तभी होता है जब आप उसके रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हो। मींस उसके अंदर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला अभी हमने यहाँ पे लिखा था, वो सारी चीज़ें हमने क्या रखनी होती है, कांस्टेंट रखनी होती है। रेजिस्टेंस का एक्चुअल फार्मूला हमने लिखा था ना, ये वाला, ये चीज़ें हमने कांस्टेंट रखनी होती है भैया। तो अब कांस्टेंट रखने के लिए हम देखिए, हम एक सर्किट बनाते हैं, उसमें हम एक वेरिएबल सोर्स के साथ शुरू करते हैं। वेरिएबल सोर्स क्या होता है भैया? वेरिएबल सोर्स ऐसा सोर्स जिसमें से पोटेंशियल या वोल्टेज जो है वो वेरी करती रहेगी, चेंज हो जाए, ठीक है। ये वेरिएबल सोर्स है। वेरिएबल सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, ठाका। ऐसी बैटरी है, ठाका। ऐसी बैटरी है, ठाका। ये प्लस है, ये माइनस है, ठाका नहीं यार, ये तो एरो करके वेरिएबल सोर्स का साइन है। जहाँ हम पोटेंशियल को वेरी करेंगे, 0 पोटेंशियल, 2 पोटेंशियल, 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट, इसी तरह वोल्ट को चलाते रहो। बट रेजिस्टर मान लें ये हमारे पास 2 ओम का है, तो रेजिस्टेंस फिक्स है। रेजिस्टेंस फिक्स रखनी होती है जब लीनियर रिलेशन आपने बनाना हो, रेजिस्टेंस को क्या रखना होता है, फिक्स रखना होता है। तो आइए एक टेबल भी बनाते हैं इसके करके। ये हमारे पास टेबल है, कुछ यूँ, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे वोल्टेज भी लेंगे, यहाँ पे आप वो ले लें, रेजिस्टेंस ले लें, यहाँ पे करंट ले लें। तो करंट किसकी इक्वल होता है, V डिवाइड बाई R। वोल्टेज आपने शुरू में 0 वोल्ट रखा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, 0 होगी, और करंट भी 0 एम्पियर करंट होगा। इस चीज़ को मानते हैं। जब वोल्टेज 2 रखो, वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस 2 ही था। रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना, 2 ओम का ही है, रेजिस्टेंस 2 ही है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 पुट करें इस फार्मूले में यार, इसमें देखें I इज इक्वल्स टू V क्या है, 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, तो करंट 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 करंट आया, एम्पियर में ना करंट, ए लिखो, ठीक है। जब वोल्टेज को आपने वेरी किया, चेंज किया, वोल्टेज को आपने चेंज किया यानी कि 2 वोल्ट कर दिया, तो तब आपके पास मान ले रेजिस्टेंस जो है वो 2 ही थी, रेजिस्टेंस 2 ही थी, तो आपके पास करंट कितना बनेगा, 1, ठीक है। फिर इसी तरह वोल्टेज को आप 4 वोल्ट कर दो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ही है, तो अब ऊपर वोल्टेज 4, नीचे 2, 2 2 4 यानी कि 2 आएगा। फिर वोल्टेज को आप चेंज करें, 6 वोल्ट कर दो, इसी को 2 रखो, अब 3 आएगा एम्पियर। देखो 6 डिवाइड बाई 3, 3 ना 2, 2 3 6 होगा, 6 डिवाइड बाई 2 3 आएगा। 8 रखो, अब आप फिर 2 से डिवाइड करो, 4 आएगा करंट, 4 एम्पियर करंट आएगा। तो इसका मतलब है, अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें इनके बीच में, तो हम कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 है। देखिए जब आपके पास वोल्टेज 0 था, यहाँ पे वोल्टेज ले लें, यहाँ पे करंट ले लें। आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, कर सकते हैं ना भैया, कर सकते हैं इस तरह। हाँ करें सर, हमें क्या है, हमने तो छोड़ दी वीडियो, आपकी कैंसिल कर दी। आप जाने, आपकी वीडियो जाने, इतनी लंबी वीडियो कौन बनाता है, ठीक है। तो हम कोई शॉर्ट सी वीडियो देखते हैं, आप लोग भी कहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 0 रेजिस्टेंस आपके पास, दो रेजिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये तो कांस्टेंट है ये चीज़, ये दोनों वेरी हो रही है। जब आपके पास पोटेंशियल 0 था, तो तब करंट भी 0 था, तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे पोटेंशियल ले रहे हैं ना, 2 रखें, यहाँ पे 2 4 6 8 10 इस तरह रखें, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह रखेंगे, ठीक है। जब आपके पास पोटेंशियल 2 था, तो करंट 1 है, पोटेंशियल 2 करंट 1, पोटेंशियल 2 करंट 1, समझ आ रही है कि नहीं यार। पोटेंशियल 2 करंट 1 यहाँ पे आएगा पॉइंट, बिल्कुल आएगा। पोटेंशियल 4 करंट 2, तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट, फिर एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा। तो इन सब को ज्वाइन करो तो एक लीनियर बन जाती है, तो ये बनता है लीनियर रिलेशन। तो यहाँ पे आर क्या रहता है इस रिलेशन के अंदर, आर कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखिए।
अब आपके पास लीनियर रिलेशन में जो इस तरह ग्राफ होगा, ये ओमला का ग्राफ है। ओमिक कंडक्टर होते हैं जो ओमला को ओबे करते हैं। ओमिक कंडक्टर मतलब जिनके रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ओमिक कंडक्टर मतलब जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, ओमिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट रखते हैं तभी आपके पास लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब स्लोप क्या देगा इसका? ओमिक जो कंडक्टर का जो लीनियर ग्राफ है, ये स्लोप क्या देता है? तो अगर ये आई है तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आओ। इसका स्लोप देखना है तो टेन थीटा देखेंगे। टेन थीटा स्लोप की इक्वल होता है SLOP। स्लोप क्या होगा? टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। बेस क्या है? V। तो I डिवाइड बाई V। तो ये I डिवाइड बाई V असल में ये रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस। और ये 1 बाई रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। I डिवाइड बाई V का मतलब है ये 1 बाई R इक्वल टू I डिवाइड बाई V आएगा। 1 बाई आर देगा जो आई स्लोप है इसका, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस देता है। ये आपके पास लीनियर रिलेशन था किसके? ओमला का। तो वीडियो काफ़ी लेंथी बनी है बट मज़ेदार है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। अब ये नॉन लीनियर भी करके ही जाएंगे एक ही दफ़ा, कोई मसला नहीं है। नॉन लीनियर का देखें, सेम इसी तरह का ग्राफ बनेगा। अगर भी नॉन लीनियर रिलेशन भी देखें तो नॉन लीनियर क्या होगा? नॉन मतलब नॉट स्ट्रेट, लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी उस तरह की। नॉन लीनियर रिलेशन केस 2 है। किन के बीच में? V और I के बीच में। V और I के बीच में। मेरी एनर्जी कम आप लोगों को लग रही होगी। तो अब की बार हमने वोल्टेज को फिक्स रखना है, रेजिस्टर को वेरी करना है। तो रेजिस्टर को वेरी करेंगे तो हमें तो पता है, तो तभी आपके पास कहानी बदल जाएगी। इसको फिक्स कर दिया। ये 12 वोल्ट की बैटरी ले ली बाज़ार से। उसके बाद रेजिस्टर की ये खींचो, ये वेरी कर रहा है। ये मतलब रेजिस्टर है, मान ले 2 ओम रखा, फिर 4 ओम रखा, फिर 6 ओम रखा, फिर 8 ओम रखा, फिर 10 ओम रखा, इस तरह ये 12 फिक्स है। इनका भी टेबल बनेगा। टेबल बना दे यहाँ पे, बना दे भैया, बना दे बना दे बना दे। ये क्या होगा? ये फिक्स। किसको फिक्स कर रहे हो? इसको इधर लिखो, वोल्टेज को V को फिक्स कर रहे हैं। ये 12 वोल्ट है। यहाँ रेजिस्टर है, चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज होगा। V इक्वल टू आई आर। तो I किसके इक्वल होगा? V डिवाइड बाई R के इक्वल होने वाला है। V फिक्स है। रेजिस्टर कितना है? रेजिस्टर आपने 2 ओम का रखा। रेजिस्टर 0 तो नहीं रख सकते ना। 2 ओम का रखें तो करंट 6 आ रहा है। फिर रेजिस्टर को आप, ये वोल्टेज 12 ही है, रेजिस्टर को 4 ओम का रखें तो आपके पास करंट 3 आ रहा है। फिर 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें रेजिस्टेंस को आप 6 रखें तो करंट 2 आ रहा है। करंट कम हो रहा है, रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, करंट कम हो रहा है। तो इसी तरह 12 वोल्ट है, रेजिस्टर को रखें, इनको डिवाइड करोगे 8 डिवाइड बाई 12 तो 1.5 आएगा। फिर 12 रखो, इसको आप 10 रखें तो अब कितना आएगा? 1.1 आएगा। फिर इधर भी 12 रखें, इधर भी 12 रखें तो ये 1 आएगा, ठीक है। आप लोग समझिए। इसी तरह हम एक ग्राफ को देख लीजिएगा। तो यहाँ से अब ग्राफ कैसे बनेगा? आई वी का ग्राफ ये बनेगा कुछ इस तरह। यहाँ V था तो यहाँ I है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 6 9 1 2 3 यहाँ से भी, ठीक है। 6 7 बोल रहा हूँ। ये फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है। वोल्टेज क्या है? फिक्स है। अब हमने वोल्टेज फिक्स रखी, भैया हमारे पास। अब हमने क्या फिक्स रखा है? वोल्टेज को हमने फिक्स रखा है, ठीक है। वोल्टेज को फिक्स रखा है, बट ये ग्राफ होगा रेजिस्टेंस और उसके बीच में होगा। यहाँ पे रेजिस्टर होगा, R होगा, यहाँ पे I होगा। अब देखें, जब ये रेजिस्टेंस 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, तो ये क्या होगा? ये क्या रहा? ये क्या रहा? ये 1 रहा, 1.1 रहा, इस तरह। फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह कुछ करो, इसको थोड़ा ऊपर ले जाए 6 तक, ठीक है। 6 रहा। जब आपके पास ये 12 वोल्ट था, ये 2 पे है, ये 6 पे है। जब ये 2 पे है R, उस वक्त ये 6 पे, 2 ये 6 यानी कि यहाँ कहीं पे, ठीक है। अब देखें लाइन कैसे आ रही है। 6 पे। जब ये 4 पे है, ये 4 पे है, R 4 पे, ये 3 पे।
3 किधर है, ये 4 ये है, मतलब यहाँ आ गए। कहाँ आ गए हम, यहाँ आ गए। जब ये 6 पे है तब ये 2 पे है, 6 ये है 2, करीबन यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब ये 1.1 पे, 1.5 पे और ये 8 पे है, तब ये 1 से थोड़ा ऊपर, तो ये लाइन कुछ इस तरह बनेगी अगर ओवरऑल देखें तो ये नॉन लीनियर रिलेशन था, तो ये तभी इस तरह बनती है। यहाँ पे हमने किसको वेरी करा है, रेजिस्टर को वेरी, रेजिस्टर को वेरी करोगे तो ओम लॉ का लीनियर ग्राफ बनता ही नहीं, कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो इस वैल्यू से भी लग रही है, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो तभी होगी जब आप रेजिस्टर को कांस्टेंट रखते हैं। इसका भी बढ़िया फील आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए। इंशाल्लाह हम एक इनकलाब लेके आएंगे, ठीक है, आप लोगों के सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।